नमस्कार दोस्तों, फोकस यूपीपीएससी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की न्यू एनसीईआरटी सीरीज समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। अध्याय 5 भारत अर्थात इंडिया। आज हम भारत अर्थात इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ हम इससे जुड़े प्रश्नों को भी देखेंगे जो आयोग द्वारा पूर्व वर्षों में पूछे गए हैं। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी और भी बेहतर हो सके। इससे जुड़े पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपीपीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने इतिहास की समय रेखा एवं स्रोत के बारे में पढ़ा और समझ लिया कि किस प्रकार से हम इतिहास को समझ सकते हैं, स्रोतों के माध्यम से हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अध्याय 5 भारत अर्थात इंडिया के बारे में देखते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच एक महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई। श्री अरविंद जी का कथन है। आगे देखते हैं। 2300 वर्ष पूर्व ग्रामीण भारत को दर्शाता एक दृश्य महान सांची स्तूप का उत्तरी द्वार यह है, जो ग्रामीण भारत को दर्शाता चित्र है। ठीक है, किस तरीके से ग्रामीण भारत उस समय था, इसके माध्यम से भी, स्तूपों वगैरह के माध्यम से भी अपने इतिहास को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला, भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा, भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे। यह एक भारतीय उपमहाद्वीप का चित्र है, भारतीय उपमहाद्वीप का भौतिक मानचित्र, जिसमें कुछ नदियां प्रदर्शित हैं। यहाँ हिंदू कुश पर्वत, यह है हिमालय, यह है, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा ही। सप्त सिंधु क्षेत्र, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सरस्वती, ये सभी नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आगे पढ़ते हैं। आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, जिसकी परिभाषित सीमाएं राज्य और ज्ञात जनसंख्या है। हालांकि यह 500, 2000 या 5000 वर्ष पूर्व बहुत अलग था। विश्व के इस भाग को हम प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसके भिन्न भिन्न नाम रहे हैं और इसकी सीमाएं बदलती रही हैं। जैसे कि आज़ादी के समय तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा रहा होगा। उस समय पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी भारत में था। उसके बाद अलग होने के बाद भारत का नक्शा दूसरी तरीके बना। तो इस तरीके से समय समय पर सीमाएं बदलती रही हैं। विभिन्न स्रोतों से हम भारत के अतीत और विकास के बारे में जान सकते हैं। आइए पता करें। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए हमने भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक मानचित्र का अध्ययन कर ही लिया है। वे कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें प्राकृतिक सीमाएं भी हम देख लेंगे, जैसे हिंदुकुश पर्वत है, हिमालय है। ठीक है, इतिहास के इस क्रम में भारत को उनके निवासियों और विदेशियों से आए आगंतुकों के द्वारा कई नामों से बुलाया जाता रहा है। समय समय पर किसी ने भारत को हिंदुस्तान कहा, तो किसी ने भारत कहा। इस तरीके से समय समय पर लोगों ने अनेक नाम दिए भारत को। ठीक है, किसी ने इंडिया कहा। ये नाम प्राचीन पुस्तकों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों के वृत्तांत और शिलालेखों में मिलते हैं। किसी चाइना की भाषा में इसे कुछ और कहा गया। यात्रा वृत्तांत, तो इसमें ह्वेनसांग आए, फाहियान आए, इन लोगों ने भी भारत को नाम दिया। ठीक है, भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया, यहाँ भारतीयों की बात हो रही है। भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया, इनके बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, इस पर सवाल बनते रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इसे पढ़ते चलेंगे, याद कर लेंगे कि ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, 4 वेद हैं, आपको पता ही होगा। हम अध्याय 7 में देखेंगे कि यह हजारों वर्ष पुराना है। इसके बारे में हम ऋग्वेद के बारे में अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, इस ग्रंथ में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि, यह क्षेत्र है जिसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। सैंधव शब्द सिंधु से आशय है, जिसका आशय सिंधु नदी या सामान्यतः एक नदी से है। समय बीतने के साथ ही हमने
हमें साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी मिलने लगते हैं। ठीक है, समय के बाद धीरे धीरे अन्य साहित्यों में भी भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी हमें मिलने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमने सप्त सिंधु क्षेत्र देख लिया, अर्थात 7 नदियों की भूमि। जैसे सिंधु नदी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, व्यास है, सरस्वती नदी है। ठीक है, 7 नदी का नाम हमने पढ़ लिया। इस तरफ है गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल, नर्मदा, ताप्ती भी दर्शाई गई हैं। तो लेकिन सप्त सिंधु क्षेत्र इसी को कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था यह। आगे बढ़ते हैं, महाभारत। महाभारत के बारे में देखते हैं। महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसके बारे में हम हमारी सांस्कृतिक विरासत तथा ज्ञान परंपराएं अध्याय में पढ़ेंगे। रोचक बात यह है कि इसमें अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जैसे कश्मीर, कुरुक्षेत्र आज का लगभग हरियाणा का भाग, कश्मीर कश्मीरी है, वंग बंगाल का भाग, प्रागज्योतिष कुछ समय असम का भाग। ठीक है, याद रखेंगे आप। कच्छ आज का कच्छ यानी रण ऑफ कच्छ, और केरल लगभग आज का केरल इत्यादि। आइए पता लगाएं, क्या आप पृष्ठ 79 पर मानचित्र 5.4 में दिए गए कुछ क्षेत्रों को की पहचान कर सकते हैं। आपने जिन क्षेत्रों के बारे में सुना हो उसकी सूची बनाइए। ठीक है, चित्र नंबर 5.4 यह है, देख लीजिए। अगर आपने इनके किसी क्षेत्र का नाम आप पहले से जानते हो तो उनकी सूची बनाइएगा। किष्किंधा क्षेत्र, अस्मक है, विदर्भ है, दर्शन है, मत्स्य है, ये सब आपको आगे भी पढ़ने को मिलेंगे, तो आप ये याद कर लीजिएगा इनके लोकेशन को कि किस क्षेत्र को क्या कहा जाता था। मगध, ठीक है, कौशल है, काशी है, काशी आज भी काशी ही कहा जाता है, पांचाल क्षेत्र, ठीक है, सूरसेन मथुरा को कहा जाता है, तो आप यहाँ देख लेंगे। गांधार यहाँ, कंबोज यहाँ है, ठीक है, कलिंग यहाँ है, उड़ीसा क्षेत्र को तो आपने देख लिया। वास्तव में हम कब समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नाम मिला, क्योंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना कठिन है। ठीक है, अतः इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया। जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्ष से है। ठीक है, यानी जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया, तथा विद्वान सामान्यतः इस बात से सहमत हैं कि सामान्य समोत्पूर्व यानी बिफोर कॉमन एरा मतलब सामान्य समोत्पूर्व की कुछ शताब्दियों पूर्व से यह महाकाव्य लिखा जाने लगा था। पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ था। पहला शब्द भारतवर्ष, ठीक है, यहाँ आप समझ सकते हैं कि समूचे उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ था, और इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों और लोगों के नाम सम्मिलित हैं। भारतवर्ष से आशय भारत के देश से है। ठीक है, आपने समझ लिया कि भारतवर्ष से आशय भारत के देश से है। भारत वह नाम है जो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ था। आपने यहाँ पढ़ लिया कि ऋग्वेद में कौन सा नाम उल्लिखित हुआ, भारत। वहाँ इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से है। किस समूह से? वैदिक समूह से है। बाद के साहित्य में विभिन्न महाराजाओं के लिए भरत नाम का नाम उल्लिखित हुआ। विभिन्न महाराजाओं के लिए भी भरत नाम उल्लिखित हुआ है। दूसरे शब्द में जम्बू द्वीप से आशय जामुन वृक्ष के फल द्वीप से है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं जो खाने में काफ़ी मीठे होते हैं, और यह बारिश में जामुन मिलते हैं, बाज़ारों में बिकते हैं। यह वास्तव में भारत में पाए जाने वाला एक सामान्य पेड़ है जिसे जम्बुल वृक्ष या मालाबार प्लम या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। अलग अलग जगह या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जामुन जाना जाता है, जामुन का वृक्ष। आगे जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया। वास्तव में इस संबंध में हमें एक भारतीय सम्राट से बहुत अच्छा संकेत मिला है, उसका नाम है अशोक। यहाँ अशोक की चर्चा की गई है, जिसके विषय में हम बाद में जानेंगे। इनके आगे के अध्याय में भी हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम उनकी तिथि को लगभग 250 सामान्य समोत्पूर्व मान सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े हैं। इनके शिलालेखों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इनके शिलालेखों से सवाल हर वर्ष पूछे जाते हैं, सभी लगभग परीक्षाओं में। ठीक है, याद कर लेंगे उन्हें हम अच्छे से।
यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से एक में उन्होंने उसी नाम जम्मू द्वीप का संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए उपयोग किया है। उस समय से आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही अफगानिस्तान के भाग भी सम्मिलित थे। मतलब बांग्लादेश भी सम्मिलित था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी सम्मिलित था। इन पूरे को मिलाकर उन्होंने जम्मू द्वीप का वर्णन किया है। महाभारत में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों को दर्शाता मानचित्र। अध्याय में कई क्षेत्रों का उल्लेख राज्यों के रूप में किया गया है। आपको इन क्षेत्रों को याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है, परंतु आप ध्यान दें कि इनका विस्तार उपमहाद्वीप के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में मिलता है। तो आपने यह क्षेत्र देख लिया है जो महाभारत में सूचीबद्ध है। कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सामान्यतः भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा, जो वर्तमान में भी हम भारत नाम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कहाँ पर पढ़ते हैं? विष्णु पुराण में। उत्तरायत समुद्रस्य हिमोद्रश्च दक्षिणां वर्ष तदा भारतम नाम। वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं। यह श्लोक है, इसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसे हमने अच्छे से पढ़ लिया है। यह नाम भारत आज भी प्रयोग में है। इसका जिक्र कहाँ किया गया? विष्णु पुराण में। उत्तर भारत में इसे सामान्यतः भारत लिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत यानी दक्षिण भारत में इस हिस्से में भारत और दक्षिण भारत में भारतम लिखते हैं। आइए विचार करें, क्या आप हिमाच्छादित पर्वतों को पहचान सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारत का यह संक्षिप्त विवरण सही है? यह जानना रोचक है कि भारत के लिए देश के विभिन्न भागों ने एक समान परिभाषा को अपनाया है। उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी यानी कन्याकुमारी, केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत यानी हिमालय, पूर्व में महासागर से पश्चिम के महासागर यानी पूर्व के महासागर और पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत यानी हिमालय कुछ इस तरीके का, यहां पर कहीं हिमालय आ गया, ये हिमालय उत्तर में, यहां पर कन्याकुमारी, और इधर सागर, ठीक है, अरब सागर, हिंद महासागर, ठीक है। केप कुमारी की पहचान करने में भी कठिनाई नहीं होनी। इस तरह प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय ये अपने भूगोल को अच्छी तरीके से जानते थे, ठीक है। आपने देख लिया कि केप कुमारी कन्याकुमारी, महान पर्वत हिमालय हो गया, महासागर पूर्व के महासागर और पश्चिम के महासागर की बात की गई यानी अरब सागर और हिंद महासागर की बात की गई, उत्तर में महान पर्वत हिमालय की बात की गई। आप पहचान सकते हैं केप कुमारी, हमने समझ लिया कि केप कुमारी मतलब कन्याकुमारी। ध्यान रखें, भारतीय संविधान जो सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था कि शुरुआत में ही इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत वाक्य का प्रयोग किया गया है। संविधान के हिंदी अनुवाद में भी वही भारत का अर्थात इंडिया को उल्लिखित किया गया है। संविधान क्या है इसका अर्थ जान लेते हैं। किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला प्रलेख, ठीक है। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। इसका अध्ययन आप कक्षा 7 में करेंगे। कक्षा 7 में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। चित्र 5.5 पृष्ठ 82 में भारत के मूल संविधान के प्रथम पृष्ठ में आप इंडिया अर्थात भारत को समझ सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। यह है भारत के संविधान का प्रथम पृष्ठ, जहां पर आपको
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये बताया गया है। भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा? अब हम पढ़ते हैं विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा। विदेशियों ने सर्वप्रथम प्राचीन ईरान फारस यानी फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया था। 6वीं शताब्दी सामान्य समोत्पूर्व के एक फारसी सम्राट ने सैन्य अभियान का आरंभ किया और सिंधु नदी के क्षेत्र जिसे सिंधु कहा जाता था पर नियंत्रण किया। अतः यह कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने प्रारंभिक लेखों और शिलालेखों में पारसियों ने भारत को हिंदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था, जो उनकी भाषा में सिंधु का रूपांतरण था, यानी सिंधु को उन्होंने हिंद या हिंदू कहा। ध्यान रखिए कि प्राचीन फारसी में हिंदू पूर्णतः एक भौगोलिक शब्द है, यहाँ इसे हिंदू धर्म से संदर्भित नहीं किया गया। ठीक है, यह हम ध्यान रखेंगे। इन्हीं फारसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई, किसने कहा? यूनानियों ने, अथवा इंडिके नाम दिया। इन्होंने हिंदू शब्द के पहले अक्षर हा को हटा दिया क्योंकि यह अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। कौन सा अक्षर? हा। तो इन्होंने इसे इंडोई कहा। किसने? यूनानियों ने। और फारसियों ने हिंदू या हिंदू से निर्दिष्ट किया था। जैसे पहले सिंधु था, सिंधु को हिंदू किया और यूनानियों ने इसे इंडो या इंडिके किया। हमने यह समझ लिया अच्छी तरीके से। प्राचीन चीनियों ने भी भारत के से संपर्क स्थापित किया। चीनियों यानी चीन के लोगों ने विभिन्न ग्रंथों में इन्होंने इंडिया का उल्लेख यिंतु या यिंदू से किया। यह शब्द भी मूलतः सिंधु से आया, यानी इन्होंने सिंधु को हिंदू, उसके बाद इंदु या यिंदू, इन्होंने क्या बोला? इंदु या यिंदू बोला। आगे पढ़ते हैं। ध्यान रखें, जुआनजैंगे पूर्व में इसे ह्वेनसांग उच्चारित किया जाता था। ह्वेनसांग को जुआनजैंग ने 7वीं सामान्य समोत में चीन से भारत की यात्रा की। कहाँ से? ह्वेनसांग ने चीन से भारत की यात्रा की। उन्होंने भारत के कई भागों का भ्रमण किया, विद्वानों से मिले बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया और 17 वर्ष बाद चीन वापस लौट गए। मतलब वह चीन से भारत आए और 17 वर्ष बाद चीन वापस लौट गए। उन्होंने संस्कृत से, किस भाषा से? संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो वह अपने साथ ले गए थे। आगे आने वाली शताब्दियों में कई अन्य चीनी विद्वानों ने भी भारत का भ्रमण किया। एक अन्य चीनी शब्द तिंजू को सिंधु से लिया गया था, परंतु इस शब्द को स्वर्गतुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। यह बताता है कि चीनियों का बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति कितना सम्मान था। यह ह्वेनसांग का चित्र है। आप संभवतः हाल के पारिभाषिक शब्द हिंदुस्तान से भली भांति परिचित होंगे, परंतु आप यह नहीं जानते होंगे कि यह शब्द आज से 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम एक फारसी शिलालेख में प्रयोग किया गया था। कहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? फारसी शिलालेख में। बाद में भारत पर आक्रमण करने वालों ने भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप को बाद में हिंदुस्तान नाम से वर्णित किया जाने लगा। आइए पता लगाएं, हम इसे फिल करेंगे। तो फारसी शब्द में क्या कहा गया? हिंदुस्तान को भारत के लिए प्रयुक्त शब्द तो हिंदू कहा गया। ठीक है, यूनानी भाषा में इंडोई, लैटिन में भारत है ही, चीनी में युंतु, अरबी और फारसी में आप बताइए कि अरबी और फारसी में क्या कहा गया? अंग्रेजी में इंडिया और फ्रेंच में इंडे। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। भारत एक प्राचीन भूमि है जिसे इसके इतिहास के क्रम में कई नाम दिए हैं। प्राचीन भारतीयों द्वारा दिए गए नामों में जम्बूद्वीप तथा भारत सम्मिलित है। बाद के समय में भारत शब्द अधिक प्रचलित हुआ। अधिकांश भारतीय भाषाओं में
यही नाम मिलता है। ठीक है, अभी भी भारतीय प्रयोग हो रहा है। भारत आने वाले विदेशी आगंतुकों आक्रमणकारियों ने भारत के लिए सिंधु या सिंधु नदी पर आधारित नामों को अपनाया। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू, इंडोई अथवा इंडिया जैसे नाम बने। ठीक है, इंडिया भी कहाँ से बने? यहीं से बने। ठीक है, और भारत भी यहाँ से बने। प्रश्न क्रियाकलाप देख लेते हैं। अध्याय के आरंभ में दिए गए उद्धरण का क्या अर्थ है? चर्चा कीजिए, सही अथवा गलत। देखना है, ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है। आप बताइए। विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया है। अशोक के समय जम्बूद्वीप में आज का भारत, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान सम्मिलित थे। तो यह सही है। महाभारत में कश्मीर, कच्छ और केरल समेत कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया, भी सही है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष से भी पहले सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख में किया गया था। तो यह गलत है, यूनानी शिलालेख में नहीं, फारसी शिलालेख में। फारसी शिलालेख में। प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का प्रयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया था। तो नहीं, यह हमने पढ़ा, हिंदू धर्म के लिए नहीं किया गया था। विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया, नहीं, भारत नाम पहले से ही ऋग्वेद में हमने देख लिया, विष्णु पुराण में देख लिया। ठीक है, यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व होता और आपको अपने देश का नामांकन करने का अवसर मिलता, तो आप किस नाम का चयन करते एवं क्यों? अपनी काल्पनिक शक्ति का उपयोग कीजिए। तो इसको आप सॉल्व कीजिए कि आप भारत को क्या नाम देते। प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत की यात्रा करते थे। इस प्रकार की लंबी यात्रा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? ठीक है, इस पर भी आप बताइए। हमने यहाँ प्रश्नों को देख लिया, अब हम अपने PDF को देखते हैं कि किस प्रकार से आयोग द्वारा पूर्व में सवाल पूछे गए हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो अभी हमने पढ़ा कि चीनी लेखक भारत को यिनतू, ठीक है, नाम से तथा थियानतू नाम से भी करते थे। हमने देखा कि कौन कौन से यात्री आए थे। तो फाहियान, ह्वेनसांग, सिंह, अल मसूदी आदि ने भारत का दौरा किया था उस समय, और यात्राओं पर अपने कई सारी किताबें लिखी, जिनके माध्यम से हम भारत के इतिहास को और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, यह आप पढ़ लीजिएगा, इस पर विवाद रहा होगा तो यहाँ पर दिया हुआ है। कब कब आए? मानव समाज विलक्षण, क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित था, तो अर्थव्यवस्था पर। सिंधु सभ्यता संबंधित, हमने यहाँ सिंधु सभ्यता या सप्त सैंधव क्षेत्र को भी देखा, तो उस पर भी देखिए सवाल पूछे गए हैं। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो मृदभांड है। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों से ज्ञान का अभाव था। ठीक है, इसमें तांबे का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, यह सही हो गया, मतलब यहाँ तांबे का ज्ञान था। तो इस तरीके से ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो ये हमने देख लिया किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, आगे के चैप्टर में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सिंधु शब्द भारत का नाम कैसे पढ़ा, यह भी हमने देख लिया। इंडिया क्यों कहा गया, कब कहा गया, यह भी हमने देख लिया। तो आज हमने अध्याय 5 को पूरा कर लिया। इसके प्रश्नों को भी हमने सॉल्व कर लिया कि किस तरीके से आयोग ने इस छोटे से चैप्टर से जुड़े सवाल को पूछा है। आगे हम और भी जैसे जैसे हम कक्षा 6 से 7 की तरफ बढ़ेंगे, 8 की बढ़ेंगे, और भी विस्तार से हम पढ़ेंगे, और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रश्न इन सभी चीज़ों से जुड़े मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।